हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी क्लास 12 न्यू मॉडल पेपर में फिजिक्स मॉडल पेपर सेट 3 में सभी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अभी हम लोग क्लास 12 न्यू कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी मॉडल पेपर सेट 3 में फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, समझेंगे पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हिंदी में। ठीक है, हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम में, जो आपके 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। देखिए सवाल नंबर 1 से सी धारिता के 3 समान संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े जाते हैं तब तुल्य यानी समतुल्य परिणामी धारिता होगी। देखिए जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका समतुल्य परिणामी धारिता का सूत्र होता है 1/CS बराबर 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3। तो यहाँ पर C धारिता का 3 समान संधारित्र है जिसका समतुल्य धारिता हो जाएगा, परिणामी धारिता हो जाएगा 1/CS यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C जोड़ 1/C जोड़ 1/C तीनों समान है इसीलिए, यानी 3/C। तो CS निकालेंगे C/3 हो जाएगा। ठीक है, पलटी कर देंगे तो CS सीरीज कॉम्बिनेशन में समतुल्य परिणामी धारिता C/3 हो जाएगा। एक का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, C/3। आगे देखिए सवाल नंबर 2, एक आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। एक चार्ज किया हुआ आवेशित कैपेसिटर संधारित्र पर टोटल चार्ज कुल आवेश 0 होता है, 0 होता है, क्योंकि एक संधारित्र पर 2 प्लेटें होती है। पहला प्लेट को संग्राहक प्लेट और दूसरा प्लेट को संगणक प्लेट कहते हैं। दोनों प्लेटों पर समान समान आवेश होता है, लेकिन एक पर +Q और दूसरा पर -Q। दोनों को जोड़ेंगे, +Q और -Q का जोड़ 0 हो जाएगा, यानी एक आवेशित चार्ज किया हुआ संधारित्र पर टोटल चार्ज कुल आवेश 0 होता है। +Q -Q का जोड़ 0 होगा। 2 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 3, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र होता है। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ a⁻2, यानी ऑप्शन बी सही होगा। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 4, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P SI मात्रक होता है कूलम मीटर। याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का SI मात्रक होता है कूलम मीटर, क्योंकि P बराबर Q × 2L होता है। तो Q यानी आवेश चार्ज है, कूलम होगा, और 2L दोनों आवेशों का बीच का दूरी है विद्युत द्विध्रुव में, तो मीटर होगा, यानी कूलम मीटर। आगे देखिए सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? इनमें से कौन एक कैपेसिटर संधारित्र द्वारा संबंधित नहीं है? DC डायरेक्ट करंट। 5 का सही उत्तर बी होगा, ऑप्शन बी DC। आगे देखिए सवाल नंबर 6, -6 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के आवेशों के बीच 6 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी बढ़ाने के लिए आवश्यक
कार्य की मात्रा होगी। देखिए, आवश्यक कार्य यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो दूरी कितना है, 6 से 18 हो रहा है, मतलब दूरी 12 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, यानी डिस्टेंस r बराबर 18 माइनस 6 12 सेंटीमीटर, यानी मीटर में हो जाएगा 12 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर। ठीक, तो आवश्यक कार्य स्थितिज ऊर्जा U बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R। तो 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 गुना Q1 यानी पहला आवेश 6 माइक्रोकूलम है, तो हो जाएगा 6 गुना 10 के पावर माइनस 6 इंटू Q2 यानी दूसरा आवेश 4 माइक्रोकूलम है, तो हो जाएगा 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 बटा R। तो R कितना है, 6 से 18 हो रहा है, यानी 12 सेंटीमीटर बढ़ गया। मीटर में कितना होगा, 12 गुना 10 के पावर माइनस 2। सबका वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1.8 जूल। ठीक है, 1.8 जूल आएगा। 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए 1.8 जूल। आगे देखिए सवाल नंबर 7, विरामावस्था में स्थित एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा है, देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। 7 का सही उत्तर बी फॉर बॉय होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर पढ़िए। 8, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर धारा का निर्माण करते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन से 1 माइक्रो एम्पियर धारा का निर्माण होता है, ऑप्शन बी सही होगा, 6.25 इंटू 10 के पावर 12। याद रखिएगा, 1 माइक्रो एम्पियर धारा का बात करेगा तो 6.25 इंटू 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन लगेगा, लेकिन 1 एम्पियर धारा का बात करेगा तो ऑप्शन ए सही होगा, ए 6.25 इंटू 10 के पावर 18। 1 एम्पियर बोलेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर क्वेश्चन में बोला है, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा, बी 6.25 इंटू 10 के पावर 12। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर पढ़िए। 9, किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाले समस्त सभी धाराओं का बीजगणितीय जोड़, टोटल जोड़ कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम, पहला नियम कहता है किरचॉफ के अनुसार कि किसी विद्युत परिपथ के किसी जंक्शन पर संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय जोड़, टोटल जोड़ 0 होता है, 0 होता है। यानी 9 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 0, क्योंकि किरचॉफ का प्रथम नियम में किरचॉफ कहा है कि किसी संधि पर मिलने वाले टोटल धारा का जोड़ 0 होता है। कैसे, किसी संधि पर जितना परिमाण की धारा प्रवेश करती है उतना ही परिमाण की धारा बाहर निकलती है। जो प्रवेश करती है वो पॉजिटिव में, जो बाहर निकलती है वो नेगेटिव में। जोड़ेंगे तो 0 होगा। प्लस 5 एम्पियर और माइनस 5 एम्पियर का जोड़ 0 ही ना होगा, 9 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 10, ओम का नियम लागू होता है जब चालक का तापमान होता है स्थिर, यानी नियत, कांस्टेंट। याद रखिएगा, ओम्स लॉ, ओम का नियम लागू कब होता है, जब चालक यानी धातुओं का तापमान स्थिर रहे, नियत रहे, कांस्टेंट रहे। 10 का डी फॉर डॉन। आगे देखिए सवाल नंबर 11, अनंत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है। आर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों, देखिए
अनंत धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका सूत्र होता है B बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/4 इंटू 2I बटा R। तो R नीचे में है, व्युत्क्रमानुपाती R का होगा, R का समानुपाती बोलता तो 1/R का होता, ऑप्शन बी सही होता, R के पावर -1। लेकिन क्वेश्चन में व्युत्क्रमानुपाती बोला है इसलिए R का होगा, नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, 11 का सी। आगे देखिए 12 नंबर 12, एम्पियर का परिपथीय नियम बताता है रेखीय समाकलन। याद रखिएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम रेखीय समाकलन को बताता है। यानी एम्पियर का परिपथीय नियम में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर बी और अल्पांश वेक्टर डीएल का रेखीय समाकलन एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। ठीक है, यानी एम्पियर का परिपथीय नियम में क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल यानी अल्पांश का रेखीय समाकलन इक्वल टू μ0 इंटू आई होता है। तो रेखीय समाकलन होगा 12 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 13, L बटा आर की बीमा किसके समान होती है, समय का, टाइम का। L यहाँ पर 100 प्रेरकत्व है और R प्रतिरोध है। 100 प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों का बीमा सूत्र को लिखेंगे तो बचेगा टाइम, एगो टी बचेगा, टी मतलब टाइम यानी समय। 13 का बी फॉर बॉय समय होगा, यानी L और R का बीमा को लिखेंगे, दोनों का अनुपात करेंगे तो एगो टाइम यानी समय बचेगा, 13 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 14, LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है केवल R में। जब ऐसी परिपथ में केवल एक प्रतिरोध लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो, तो ही ऊर्जा का क्षय शक्ति व्यय होगा। बाकी जब केवल एक प्रेरकत्व L लगा हो या केवल एक संधारित्र C लगा हो तो कोई ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, शक्ति क्षय 0 होता है, केवल R में ही होता है। बाकी केवल L में या C में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता है, शक्ति 0 क्षय होता है, 0। 14 का सी होगा, सबसे अधिक R में होता है और R में ही ऊर्जा का क्षय होता है, बाकी L और C में शून्य होता है, नहीं होता है। 14 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 15, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है वेबर। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का SI यूनिट होता है वेबर, यानी ऑप्शन सी, 15 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 16, शुद्ध धारितीय युक्त AC परिपथ में शक्ति गुणांक होता है 0। याद रखिएगा, शुद्ध संधारित्र धारितीय युक्त AC परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, 0 होता है। क्यों? जब केवल एक AC परिपथ में संधारित्र जुड़ा हो तो धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर एंगल 90 डिग्री होता है और शक्ति गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है cos फाई। तो फाई का मान 90 डिग्री, तो cos फाई कितना होगा, cos 90, तो cos 90 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। 16 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का गुण नहीं है, इनमें से कौन सा एक लाइट का गुण नहीं है, लाइट का नेचर नहीं है। पहला, यह निर्वात के माध्यम से चल सकती है, सही है। इसकी परिमित गति होती है, डिफिनिट मोशन होता है, सही है। इसमें ऊर्जा का परिवहन शामिल होता है, हाँ सही है। इसके प्रसार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं, गलत है। प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रकाश निर्वात में चलती है और प्रकाश का वेग चाल निर्वात में ही सबसे अधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 17 नंबर ऑप्शन डी गलत है, यानी 17 नंबर प्रकाश का गुण नहीं है। ठीक है, आंसर होगा डी फॉर डॉन। याद रखिएगा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, 17 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 18, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है, दूरी का। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंड को
खगोलीय पिंड की दूरी को मापने का मात्रक होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने का मात्रक होता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। 18 का ए होगा दूरी का। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 वायु के सापेक्ष कांच और पानी का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। क्या बोला? सवाल नंबर 19 कहता है कि वायु के सापेक्ष कांच और पानी का अपवर्तनांक दिया गया है 3/2 और 4/3। तो कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? देखिए, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको लिखना है नीचे, यानी कांच का पानी के सापेक्ष बोला है तो कांच का 3/2 भागा पानी का 4/3 हो जाएगा। पानी के सापेक्ष बोला कांच का, तो पानी का हो जाएगा नीचे और कांच का होगा ऊपर, यानी 3/2 भागा 4/3, 9/8 सही उत्तर होगा। 19 का बी फॉर बॉय 9/8। जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको नीचे लिखिए, बाकी पहला वाला को ऊपर। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कांच का पानी के सापेक्ष बोला है तो कांच का ऊपर पानी का नीचे, पानी के सापेक्ष पानी का नीचे। सॉल्व कीजिए, 3/2 भागा 4/3, 9/8 सही उत्तर ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 20 प्रकाश विद्युत प्रभाव बताता है कण प्रकृति। याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश का कण प्रकृति को सिद्ध करता है। बोलेगा डी ब्रोगली समीकरण या हाइगन्स थ्योरी, तो प्रकाश तरंग प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, बोलेगा डी ब्रोगली इक्वेशन या हाइगन्स थ्योरी, तो प्रकाश का तरंग प्रकृति को दिखाएगा। लेकिन बोलेगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो प्रकाश का कण प्रकृति को दिखाएगा, कण प्रकृति। 20 का बी फॉर बॉय ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 21 उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है तीव्रता पर। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता पर। याद रखिएगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है तीव्रता पर। बोलेगा निर्भर करती है तो होगा आवृत्ति पर। आवृत्ति बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, घटने से घटती है। याद रखिएगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश किरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन प्रकाश किरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, घटने से घटेगा। यानी आवृत्ति का समानुपाती होता है, लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो सवाल में दिया है गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है, तो तीव्रता होगा। 21 का 21 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी फॉर बॉय। लेकिन बोलेगा निर्भर करती है किस पर, तो आवृत्ति पर। आगे देखिए सवाल नंबर 22 यूरेनियम, यू मतलब यूरेनियम 92 238 नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए 92 जो है वह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही परमाणु संख्या होता है। ठीक है, बाकी न्यूट्रॉन की संख्या होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, यदि हमको न्यूट्रॉन बोलता, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो 238 माइनस 92 करते तो 146 आंसर होता। 146 146 होगा न्यूट्रॉन की संख्या। लेकिन बोलेगा कितना प्रोटॉन है, कितना परमाणु संख्या है, कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो ये तीनों बराबर होता है 92। ठीक है, जो 92 है वह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या है। 238 जो है ऊपर में दाएं वह द्रव्यमान संख्या है, और 238 माइनस 92 आपका न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। 22 का ए सही होगा, 92 को इलेक्ट्रॉन है। आगे देखिए सवाल नंबर 23 नाभिक के घनत्व की कोटि होती है। परमाणु के नाभिक के घनत्व की कोटि होती है 10 के पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10 के पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 23 का सी। आगे देखिए 24 एक अर्धचालक में बॉन्ड्स होता है, एक अर्धचालक में बॉन्ड्स होता है, सहसंयोजक बॉन्ड। ठीक है,
एक अर्धचालक में सेमीकंडक्टर में सहसंयोजक बंद होता है। 24 का बी फॉर बॉय। आगे देखिए 25, अर्धचालक के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम में संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम के संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 25 का डी 4। आगे देखिए सवाल नंबर 26, पी टाइप और एन टाइप के दोनों अर्धचालक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? सहसंयोजक ठोस द्वारा। याद रखिएगा, पी टाइप और एन टाइप के दोनों अर्धचालक क्या बोलता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम में कभी त्रिसंयोजी और कभी पंचसंयोजी औषधि को मिलाने से पी टाइप और एन टाइप का अर्धचालक बनता है जो सहसंयोजक ठोस होता है। 26 का बी फॉर बॉय। आगे देखिए 27 तापमान में गिरावट के साथ, तापमान में टेम्परेचर में गिरावट के साथ जब टेम्परेचर तापमान गिरता है अर्धचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब तापमान में गिरावट होगा, तापमान घटेगा तो सेमीकंडक्टर के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल बढ़ जाएगा। 27 का ए बढ़ती है। आगे देखिए 28 पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं हॉल्स। एन टाइप्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप में हॉल्स, बीबर। याद रखिएगा 28 नंबर 28 जो कहता है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होता है? हॉल्स। हॉल्स के चलते धारा बहती है, पॉजिटिव चार्ज। पी टाइप पॉजिटिव चार्ज, एन टाइप नेगेटिव चार्ज। एन टाइप में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के चलते धारा प्रवाहित होती है और पी टाइप में हॉल्स, छिद्र, बीबर, धनात्मक कोटर, पॉजिटिव चार्ज वाला धनात्मक कोटर, हॉल्स, छिद्र के चलते धारा प्रवाहित होती है। पी टाइप में हॉल्स, एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन्स। 28 का बी फॉर बॉय। आगे देखिए 29 रिवर्स बायसिंग पश्च अभिनत में क्या होता है? संधि पर विभव प्राचीर बढ़ जाता है। ठीक है, रिवर्स बायसिंग पश्च अभिनत में संधि पर विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है। 29 का सी, 29 का सी। आगे देखिए 30 विद्युत चुंबक के तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुंबक के तरंगों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेलोसिटी होता है, स्पीड चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 30 का सी। आगे देखिए 31 पढ़िए 31 ईएमएफ विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापा जाता है जूल पर कूलम में। जूल पर कूलम में, जूल प्रति कूलम मात्रक होता है विद्युत वाहक बल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का। 31 का बी फॉर बॉय, जूल पर कूलम। आगे देखिए 32 1 किलोवाट घंटा को कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? 1 यूनिट। याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं, जो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है जिसमें बिजली का बिल को मापते हैं। ठीक है, घरों में बिजली का बिल जो आता है वो यूनिट में किलोवाट घंटा में होता है, जो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। यानी विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यूनिट किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, जो बिजली बिल को मापने में प्रयोग करते हैं। 32 का ए। आगे देखिए 33 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल। 33 का सी। आगे देखिए 34 यदि एक आवेश को निम्न से उच्च विभव क्षेत्र में ले जाया जाता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब एक आवेश को निम्न से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। 34 का बी फॉर बॉय।
आगे देखिए अंतिम प्रश्न 35 लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन भौतिक राशि सदिश है? इनमें से कौन भौतिक राशि सदिश राशि है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की दिशा धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर होती है, यानी धन आवेश से बाहर और ऋण आवेश के अंदर की तरफ होती है, ठीक है। 35 का डी होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। बाकी ऑप्शन ए विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। विद्युत विभव अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। केवल ऑप्शन डी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, ठीक। 35 का डी फॉर डॉन। तो चलिए अभी हम लोग कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी क्लास 12 न्यू मॉडल पेपर में फिजिक्स में मॉडल सेट 3 में सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रश्नों का सही आंसर को देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।